नमस्कार दोस्तों, हम आपसे आज बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। दरअसल जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है ये दरअसल 2006 की है। इसको अमेंड किया गया था जुलाई 1 2017 तक। उसके बाद जो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तरीके का ये ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है या जो कंप्लेंट्स को जिस तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए ये उस पे है। तो जो ये एक्सरसाइज जो एक तरीके से जो पावर जो है दी गई है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई को, उसमें जो पार्शियल मॉडिफिकेशन उन्होंने किया था उसके नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद एक तरीके से ये 26 दिसंबर 2005 को इसमें आया। तो उसके बाद जैसे तब्दीलियां इसमें आई हैं तो बहरहाल जो है ये उसके बाद ये फरवरी 3 2009 में आया। इसके बाद जो आरबीआई ने एक तरीके से ये कहा है कि जो ये अब उसमें अमेंडमेंट्स लेके आती हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 को, ताकि इसको इसका जो एक तरीके से इसका जो स्पेसिफिक जो टारगेट्स हैं जो जिसके तहत ये बनाया गया इन प्रिंसिपल, उसमें सुविधा हो, उसमें एक एक तरीके से क्रांति आ जाए, ऐसा सोचना है आरबीआई का। तो जो रिजर्व बैंक का है उन्होंने इस तरीके से डायरेक्ट किया है इस बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत कि सारे जो कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं या शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कि वो सारे के सारे कंप्लाई करेंगे या उसका पालन करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 का, ऐसा अमेंडमेंट ने कहा है। तो ये जो अमेंडमेंट जो है ये फोर्स में जो आ गया था जुलाई 1 2017 के तहत। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रही है। तो इसको लेकर के कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं। उसमें जो कंप्लेंट्स हैं, जो बैंकिंग और टेक्नोलॉजी की जो बात की जाती है, उसके तहत जो तब्दीलियां आई हैं हम उस पर बात करेंगे इसमें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो दरअसल ये है कि जो बैंकिंग जो टेक्नोलॉजी और कंप्लेंट्स के लिहाज से, तो जो एक तरीके की स्टडी है बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर, तो जो इसका बैकड्रॉप की हम बात कर लें अगर, इसके हम इसमें आरबीआई का जो इसमें जो पर्सपेक्टिव है, उसके बाद इसमें कुछ आंकड़े हैं। तो डिजिटल चैनल्स जो बैंकिंग की तरफ हैं उनके इनसाइट्स होंगी। फिर लोन मोरेटोरियम की हम बात करेंगे जिसका एनालिसिस होगा। फिर इंश्योर डिपॉजिट्स की हम बात करेंगे, आंकड़ों के लिहाज से करेंगे। इसमें 3-4 चार्ट्स हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जो अगर हम कैलेंडर ईयर 2020 की बात करें जो अभी गुजर गया है, दिसंबर में आई है रिपोर्ट्स इसलिए हम आपको अभी दे रहे हैं। तो इसमें एक तरीके से कहा गया है कि एक तरीके से मेजर शिफ्ट आया है। कोविड इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसने आरबीआई का जो है अर्जेंट स्टेप्स लेने पर मजबूर किया है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक एक उसका पालन किया जा सके, उसको एक स्थिरता दी जा सके। अभी इस पिछले लेक्चर में हमने एनबीएफसीज की बात की थी जैसे। तो उसके बाद जो है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो बैंकिंग ओम्बड्समैन की ये जो स्कीम है, इसके तहत जो है देखा गया है कि बहुत सारों ने लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से हुई हैं, तो इसमें जो मुख्यतः इसमें जो देखा गया है कि आरबीआई ने एक तरीके का मोरेटोरियम अलाउ किया है। मोरेटोरियम का मतलब अगर हम इसको आसान लफ्जों में कहें तो ये पेमेंट हॉलिडे के तौर पे देखा जाता है फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर। तो जो ये लोन मोरेटोरियम की इसमें बात करेंगे, जो उनके ड्यूज थे इन्होंने 6 महीने के लिए उसको आगे बढ़ा दिया है, एक तरीके से पेमेंट हॉलिडे दे दी है। और जो इसमें उन्होंने रेज कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, जो इंश्योरेंस कवर है जो बैंक डिपॉजिट का, उसको 5 गुना बढ़ा दिया है कि अगर बैंक अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपको उसमें 5 गुना जो है वो इंश्योर्ड रहेगा। ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी जब निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। तो उसके बाद जो है कि अब हमारे पास आंकड़े आ गए हैं। तो इसके बाद जो है कि इसके बाद जो आपका जो डिजिटल चैनल्स हैं, इन्होंने ये देखा है कि जिस तरीके से इसमें एक शार्प राइज हुआ है, तो जो लैंडर्स हैं उन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि किस तरीके से वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, फिनटेक पे हम उस पर भी बात करेंगे एक अलग लेक्चर में। तो इसके बाद जो था कस्टमर्स का जो सोचना कैसा है उसको लेकर के, तो उसमें जो एक फ्रस्ट्रेशन भी इसमें क्रीप हो गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ सर्विस है वो उसकी इंक्रीज तो हुई है, लेकिन इसमें खामियां कई पाई गई हैं। तो हम आंकड़ों के लिहाज से बात करेंगे इसमें कितनी खामियां हैं। तो ओवर द ईयर्स इसको देखा गया तो फाइनेंशियल ईयर 18 की बात की गई है, इसमें 19 की और 20 की इसमें जिक्र किया गया है। तो इसके तहत जो सबसे पहला जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो है कि फाइनेंशियल ईयर 18, फाइनेंशियल ईयर 19 और फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो एटीएम्स के था, अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर उसमें 24,672 जो थे ये उसमें फ्रॉड पाए गए थे, एक तरीके से उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की गई थी। और यही जो एटीएम्स और डेबिट कार्ड्स की जो कंप्लेंट्स थी, ये 36,539 हो गई थी 2000 फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर। और फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर तो ये लगभग लगभग दोगुना चली गई हैं। 67,800 कंप्लेंट्स जो हैं ये सिर्फ आपकी एटीएम और डेबिट कार्ड के लिहाज से की गई हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, इसको एड्रेस करा जाना चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके से आप ये देखें कि राइज जो है ऑलमोस्ट ये तिगुना से 2.5 गुना करीब करीब राइज कर गया है 2 सालों के अंदर। तो एटीएम और डेबिट कार्ड्स को लेके इसमें बहुत सक्रियता की जरूरत है, ऐसा कहना है। इसके जो कंप्लेंट्स हुई हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर, ये जून से
जुलाई का जो पीरियड है उसमें देखा गया, जुलाई से जून का पीरियड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यानी जुलाई अगस्त सितंबर करके अगले जून तक के जो फिगर्स हैं, तो ये उसके फिगर्स आपको दी जा रही हैं तीनों सालों की। इसके बाद हम कहें कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जो फिगर्स हैं, इसमें जो एक तरीके से जो कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी बैंकिंग ऑम्बड्समैन के तहत, ये करीब 8,487 कंप्लेंट्स थी 2000 फाइनेंशियल ईयर 18 के अंदर। उसके बाद ये बढ़ करके 14,794 हो गई, और इसके बाद इसमें देखा गया ये 41,310 फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर हो गई है। तो आप ये देखिए 5 गुना इसमें राइज आ गया 2 सालों के अंदर। ये आपका मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का हाल है, इसकी जो कंप्लेंट्स की गई हैं। इसके बाद जो है कि फ्लाउटिंग जो फेयर प्रैक्टिस कोड है वो 36,146 था, ये लगभग लगभग स्टेबल रहा है थोड़ा सा। इसमें 19 के अंदर ये देखा गया है 37,557 का था। उसके बाद ये 2020 के अंदर 36,215 का हो गया। इसके बाद हम क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होती है, बहुत बहस होती हैं, और इससे लोग एक तरीके से भय भी है। तो क्रेडिट कार्ड्स के अंदर जो कंप्लेंट्स की गई हैं बैंकिंग ऑम्बड्समैन के तहत के अंदर, एक साल में जो था फाइनेंशियल ईयर 18 के अंदर ये 12,647 कंप्लेंट थी। 19 के अंदर ये 13,274 हुई, और ये सरप्राइजिंगली डबल हो गई है यहाँ पर 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर, यानी 28,713। तो बैंक्स कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, इस पे एक चिंतन होना चाहिए। इसके बाद जो लेवी ऑफ चार्जेस हैं, जो बिना नोटिस के दे दिया जाता है, प्रायर एक तरीके से बिना प्रायर नोटिस के जो दे दिया जाता है, उसमें जो शिकायतें की गई हैं उसमें 8,209 शिकायतें थी इसकी पहले दो फाइनेंशियल ईयर 18 के अंदर। उसके बाद ये बढ़कर ये थोड़ा सा बढ़ी हैं, 8,391 शिकायतें हुई, लेकिन ये कमाल से एक साल के अंदर इसमें 10,000 से ज्यादा बढ़ गई हैं। तो 18,558 शिकायतें इसकी हैं कि जो बैंक्स हैं वो लेवी लगा देते हैं, या एक तरीके का टैक्स लगा देते हैं, या चार्जेस कट कर लेते हैं बिना प्रायर नोटिस दिए। तो बैंक एक तरीके से किस बिजनेस को कर रहे हैं, इस पे एक मंथन होना चाहिए। इसके बाद जो लोन्स और एडवांसेस के तहत जो शिकायत की गई है बैंकिंग ऑम्बड्समैन के अंदर, वो 6,226 थी। इसके बाद ये बढ़ करके 7,610 हुई फाइनेंशियल ईयर 19 में, और ये भी बहुत मैसिवली बढ़ी है, दुगनी से ज्यादा। तो 16,437 शिकायतें दर्ज की गई हैं जो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि बैंक किस तरीके से क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इन सब आंकड़ों को अगर आप इसको कंबाइन करके जोड़ेंगे तो भयावह स्थिति इस फोरम पे भी बनती है, ऐसा आरबीआई का कहना है। और ये आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले और रादर चौंकाने वाले से ज्यादा डराने वाले हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट है वो एनालिसिस ऑफ लोन मॉरिटोरियम, जो मैंने कहा आपसे एक तरीके से पेमेंट हॉलिडे की बात है। तो ये 31 अगस्त 2020 तक के डेटा है इसमें। तो इसमें जो टोटल परसेंट ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने ये लिया है, तो ये करीब करीब फाइनेंस बैंक्स के अंदर ये 26.6% है, कॉमर्शियल बैंक के अंदर 43.8% है, और सिस्टम्स के अंदर जो है आपके 45.6% है। और जो आउटस्टैंडिंग है, आप ये देखिए आउटस्टैंडिंग कितनी खतरनाक है, 44.9% फाइनेंस बैंक्स की बचती है, इसको जो उन्होंने मॉरिटोरियम के अंदर जो अवेल कर लिया गया है। 37.9% ये कॉमर्शियल बैंकिंग की बन रही है, यानी आप देखेंगे कितना मैसिव फिगर है ये। और ये 40% फिर यहाँ पर आ रहा है सिस्टम्स के अंदर 40.4% में। तो ये कितना भयानक स्थिति है। तो ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन के जरिए कंप्लेंट्स के तहत जो तरीके से देखा गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मद्देनजर ये सब हो रहा है, तो बैंकिंग का क्राइसिस आना तय है। इसके बाद जो हम अगले की अगर हम बात करें, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम ग्रुप वाइज देखें कि जो इंश्योर्ड डिपॉजिट है, ये 31 मार्च 2020 तक की फिगर्स हैं इसमें। तो इसमें देखा जाए जो एसेसिबल डिपॉजिट जिनको एडीज भी कहते हैं पॉपुलरली, तो ये ट्रिलियन रुपीज में दूंगा मैं फिगर्स, ये आरबीआई की तरफ से हैं। तो इंश्योर्ड डिपॉजिट 5 लाख का एक फिगर बनेगा, और एक फिगर बनेगा इंश्योर्ड डिपॉजिट जो एडीज की होंगी, आपकी एसेसिबल डिपॉजिट्स की होंगी 1 लाख के तहत। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो एडीज हैं आपकी 77 लाख करोड़ के करीब हैं, ये 77.27 लाख मतलब 77 लाख 27,000 करोड़ के करीब है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 38.24 यानी 38 लाख करोड़, फॉरेन बैंक्स के अंदर 5.86। और आपको याद कीजिएगा मैंने एक लेक्चर भी बनाया था इसी चीज पे, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स में किस तरीके से एनपीएस है, वो बड़ा दिलचस्प लेक्चर हुआ था। इसके बाद जो रीजनल बैंक्स की अगर आप बात करें तो 4.91 यानी 4 लाख करोड़ के करीब है, और कोऑपरेटिव बैंक्स में 9.30 यानी 9,30,000 के करीब है। ये इनकी एसेसिबल डिपॉजिट्स हैं। इसके बाद जो इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं, जो 5 गुना बढ़ाने की बात आरबीआई ने, जो निर्मला सीतारमण ने भी कही थी, जिसको आरबीआई ने भी कहा है आगे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ये जो 5 लाख के अंदर की फिगर थी, ये 57.3
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर 36.5 और फॉरेन बैंक्स के अंदर 6.4 और सरप्राइजिंगली रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर 85.2%। तो ये आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा इंश्योर्ड डिपॉजिट्स एडीज के अंदर किस में है, तो आपने पब्लिक सेक्टर बैंक लगा देना है, लेकिन सही आंसर होगा आपका रीजनल रूरल बैंक्स, और मैसिव है 85.2% है 5 लाख के अंडर में। और इसके बाद आपका कोऑपरेटिव बैंक्स में तो 70.3%, तो यानी रीजनल रूरल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के तहत ये चिंता की बात है। और जो इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं आपके जो 1 लाख के अंदर है, ये आपके 30 लाख, ये करीब करीब आपका 30 लाख 30.4 है, और प्राइवेट बैंक्स के अंदर ये आपका 18.2 है, फॉरेन बैंक्स के अंदर 2.7 है, रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर 57, ये इंश्योर्ड है, तो इसमें इतनी फिक्र नहीं। लेकिन इस सेक्टर से जो बाहर का पैसा रह जाता है उसमें अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उससे जो भयावह स्थिति आएगी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर वो चौंकाने वाली होगी। और इनफैक्ट वो जो है वो धराशायी करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो भूल ही जाइए, वो इकोनॉमी को नीचे ले आएगी, बहुत बुरी तरह से चरमरा देगी। कोविड का इफेक्ट तो पहले ही है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।